एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करने से पहले अगर आप मरमैन के नेक्स्ट चैप्टर को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर 200 लाइक्स कंप्लीट कर दें, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो जल्दी जल्दी से मुझे मोटिवेट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर 304 किनारे पर पहुँच चुका था और वो दर्द के मारे कराह रहा था। इतने में उसकी नज़र न्यान पर पड़ती है जो कि उसके सामने ही बैठा हुआ था और वो काफ़ी गौर से उसी पुल को देख रहा था जो कि उसने अपने स्टूडेंट के मरने के बाद वहाँ से पकड़ी थी। उसे देखते हुए न्यान बोलता है अनबिलीवेबल, जिसकी वॉइस को सुनकर 804 का ध्यान उसकी तरफ जाता है। इतने में न्यान दोबारा से बोलता है कुछ ह्यूमंस कितने ज़्यादा क्लीन होते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उनकी सोल भी ट्रांसपेरेंट होती है। इस पर 408 वहाँ से उठते हुए बोलता है सो क्या तुम ह्यूमन नहीं हो? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए तुम फ्री वे में मेरे साथ बात कर सकते हो। जिसकी ये बात सुनकर न्यान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसकी तरफ घूरने लगा था। न्यान ने अपनी एबिलिटी को ऑन कर लिया था जिसकी वजह से उसकी आइज का कलर भी चेंज हो चुका था। इसके बाद हम न्यान को वहाँ खड़ा देखते हैं जो कि अपनी पॉकेट में हाथ रखे वहाँ खड़ा किसी चीज को देख रहा था और वो किसी और को नहीं बल्कि 804 को ही देख रहा था जो कि इस वक्त मरा पड़ा था। न्यान की एक हिट भी वो झेल नहीं पाया। इस वक्त उसकी हाफ बॉडी पानी में थी और हाफ बीच के ऊपर और काफी ज्यादा बर्ड भी उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे। उसे मारने के बाद न्यान एक जगह पर खड़ा किसी चीज का वेट कर रहा था। इतने में उसे बताया जाता है कि बस वापस आ रही है। शायद वो यहाँ खड़ा वापस जाने के लिए बस का वेट कर रहा था। इतने में उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है जहाँ पर हमारा मरमन ऊपर से लटकते हुए उसकी तरफ देखता है, जिसे देखकर न्यान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हमारा मरमन उससे पूछता है तुम सैड क्यों हो? जिसकी ये बात सुनकर न्यान थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। इसके बाद वो बोलता है ह्यूमंस, मगर इतने में ही हमारा मरमन उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसके क्लोज आ चुका था और वो उसकी कमर से पकड़कर उसे हग कर लेता है और बोलता है ह्यूमंस के लिए सॉरी फील मत करो। जिस पर न्यान काफी गौर से हमारे मरमन की तरफ देखने लगा था। इतने में हमारा मरमन उसकी शर्ट को ऊपर कर देता है और वो कुछ करने लगा था जिसकी वजह से न्यान को काफी ज्यादा पेन होती है और वो अपने फेस पर हाथ रखकर अपने एक्सप्रेशंस को छुपाने का ट्राई करता है और हम देखते हैं कि हमारे मरमन ने न्यान की बैली के ऊपर अपने नेल्स के साथ अपना ही नाम लिख दिया था। पता नहीं हमारा मरमन न्यान के साथ ये क्यों कर रहा है। शायद वो जेलस था और वो ये चाहता था कि जब भी कोई न्यान के क्लोज आने का ट्राई करे तो उसे ये पता चल जाए कि न्यान सिर्फ उसी का है। जिसके ऐसा करने की वजह से न्यान को काफी पेन होता है और वो खुद को संभालते हुए खड़ा हो चुका था। जिस पर हमारा मरमन उसे बॉल के साथ पिन कर देता है। न्यान बॉल के सहारे खड़ा था और वो प्यार से हमारे मरमन से बोलता है रिमबर्ड मुझे हक करो। जिस पर हमारा मरमन उसे जमीन पर लेटाकर उसके ऊपर बैठ चुका था और जोर से उसे जमीन की तरफ पुश करता है और बोलता है पनिश। हमारे मरमन के आने से पहले न्यान अपने स्टूडेंट की वजह से काफी ज्यादा सैड था। हमारा मरमन ये नहीं चाहता था कि न्यान किसी और पर्सन की वजह से सैड फील करे। वो न्यान को अपनी प्रॉपर्टी समझता था और वो नहीं चाहता था कि वो किसी वजह से भी परेशान हो और वो इसी वजह से अब उसे पनिश कर रहा था और बोलता है अगर ह्यूमंस तुम्हें हर्ट करेंगे तो मैं उनसे भी ज्यादा तुम्हें हर्ट करने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो आगे बढ़कर न्यान को किस कर लेता है और बोलता है सो आगे से सबसे पहले तुम मेरे बारे में सोचना। हम देखते हैं कि न्यान उसी वजह से अभी भी थोड़ा सदमे में ही था। उसने पहले हमारे मरमन को ये फील नहीं कराया था मगर फिर भी हमारे मरमन ने ये नोटिस कर लिया था और अब उसके ऐसा बोलने की वजह से न्यान उसे रोकने का ट्राई करता है मगर हमारा मरमन तो आगे बढ़कर जोर से उसके नेक पर बाइट कर लेता है जिसकी वजह से न्यान को काफ़ी पेन होता है और उसके नेक से ब्लीडिंग भी होने लगी थी। बाइट करने के बाद हमारा मरमन थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है जिस पर न्यान खुद को संभालते हुए खड़ा होता है। हमारे मरमन ने तो उसे दो दो जगह पर काफ़ी गहरा जख्म दे दिया था, एक उसकी बैली पर और दूसरा उसकी नेक पर, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो हमारे मरमन से बोलता है स्टार्टिंग में तुम काफ़ी स्लो हो
मतलब कि तुम इन सब चीज़ों को ठीक से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये मैं ही कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी शर्ट को नीचे करके अपनी बैली को कवर करता है और फिर अपने हाथ पर लगे ब्लड को लीक करने लगता है, जिसके ऐसा करने की वजह से हमारा मरमन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। इसके बाद न्यान हमारे मरमन को अपनी गोद में उठाकर बोलता है, चलो घर चलते हैं। शायद अब हमारे मरमन की खैर नहीं, इस पर हमारा मरमन भी बोल देता है ओके। इसके बाद हम उन दोनों को बस में देखते हैं, जहाँ पर न्यान की टीम के दूसरे मेंबर्स भी मौजूद थे और साथ ही साथ वो डॉक्टर भी। उनमें वो भी पर्सन था जो कि मरमन की वेव की वजह से हिप्नोटाइज हो गया था और वो भी एक वाटर क्रिएचर था। वो हमारे मरमन को न्यान की गोद में देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और चौंकते हुए उसी की तरफ ही देखे जा रहा था। न्यान हमारे मरमन को ले जाकर एक सीट पर बैठ जाता है और वो दोनों काफी प्यार से अपनी आईज को क्लोज करके एक दूसरे को हग करके बैठे हुए थे। न्यान आहिस्ता से हमारे मरमन के फेस को टच करता है। न्यान के मन में इस टाइम काफी कुछ चल रहा था, जहाँ पर हमें बताया जाता है डिस्ट्रॉय, इस तरह की यूनिक एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना, ये मैंने काफ़ी कम देखा है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। ये ऑलमोस्ट गॉड की क्रिएशन के कंपैटिबल है। ये स्मॉल शीशे की बॉल थोड़ी देर तक लाइफ को कंटेंस कर देती है। इस बॉल के टूटने से वो पर्सन पूरी तरह से इस वर्ल्ड से डिसअपेयर हो जाता है। अपने लव वन की मेमोरी के ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता से डिसअपेयर होने लगते हैं, मगर जो एबिलिटी वो यूज़ करता था उसे हम क्लियरली तौर पर याद रख सकते हैं। पता नहीं उसके अलावा किसी और पर्सन में ऐसी एबिलिटी होगी भी या नहीं। मैं ये नहीं जानता कि ये गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है या पनिशमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉस न्यान को अपने ऑफिस में बुलाता है। जैसे ही न्यान उसके ऑफिस में जाता है तो वो किसी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पूछता है क्यों। तो ये समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर बॉस बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये समझना मुश्किल है, मगर उसके पेरेंट्स यही चाहते हैं। और मन में अपने स्टूडेंट के बारे में याद करते हुए सोचता है वो बच्चा काफ़ी यंग था और साथ ही साथ उसने अभी तक इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी नहीं किया था। अब वो एक पर्ल में है जो कि बिल्कुल प्योर है, अपने जैसी एज के दूसरे टीनेजर से भी ज़्यादा प्योर है वो। न्यान उस बोल को देखते हुए सोच रहा था ये काफ़ी ज़्यादा क्रूल है। न्यान अपने स्टूडेंट की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो साय करके वहाँ से चला जाता है। सभी टीनेजर्स को अच्छे से ग्रो किया जाता है। हमें ये नहीं पता होता कि उसकी एंडिंग अच्छी होगी या बुरी। मुझे बस यही करना है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ उन सारी चीज़ों को एक एविडेंस के लिए राइट करके रखना है, और बस यही। इसके बाद हम फ्यूनरल हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसी पर्सन के मॉम एंड डैड उसके पिक्चर को पकड़े खड़े थे और वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी थे। न्यान भी उस फ्यूनरल पर आया था। उसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था और साथ ही साथ अपने हाथ में वाइट फ्लावर्स भी पकड़े हुए थे। वो जाकर उन फ्लावर्स को अपने स्टूडेंट के कोफिन के पास रख देता है और फिर वो उस बोल को निकालकर उसके पेरेंट्स से बोलता है, आपको दोबारा अच्छे से सोच लेना चाहिए, हम उसे वापस ला सकते हैं। ये बोलकर वो उस बोल को उसके पेरेंट को दे देता है, जिस पर वो बोलता है, हाँ मैं समझ गया। बोल देने के बाद न्यान उन्हें बताने लगता है कि वो मेरा एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, उसने अपनी लाइफ डॉक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्रीफाइस की है। क्या वो ये डिजर्व नहीं करता कि आप उसकी मेमोरीज को ठीक से संभाल कर रखें? जिस पर उसका फादर उसे रिप्लाई करता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ कि वो हमेशा ही हमारी यादों में जिंदा रहेगा। वो शायद इस बोल को डिस्ट्रॉय करने का सोच रहे थे, मगर न्यान ये नहीं चाहता था कि उसके बोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि इस बोल में उसकी लाइफ थोड़ी सी बाकी थी जो कि कंडेंस होकर इस बोल में समा चुकी थी। और न्यान ये चाहता था कि किसी तरह से वो उसे दोबारा वापस ले आए। और लाइफ के साथ साथ इस बोल में उसके स्टूडेंट की सारी एबिलिटी भी थी। आप लोगों को शायद इस बोल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब लगा होगा, मगर ये बिल्कुल ऐसे है कि जब कोई पर्सन मरता है तो उसकी लाइफ एनर्जी एक बोल में कंडेंस होकर कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें उन पर्सन की एबिलिटी भी होती है। और जब वो उस बोल को तोड़ते हैं तो उसकी सारी एबिलिटी इस वर्ड से गायब हो जाती है। और शायद ये एबिलिटी दोबारा किसी की भी ना हो, ये यूनिक भी हो सकती है, जिसकी वजह से अगर उसकी एबिलिटी को सेव करके रख लिया जाए तो वो पर्सन की यादें जिंदा रहती हैं। मगर इस वक्त उसके पेरेंट्स ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, जिस पर न्यान बार बार उन्हें रोकने का ट्राई करता है कि आप एक दफ़ा और सोच लें
वो ये डिज़र्व नहीं करता। जिस पर उसका फादर न्यान को रिप्लाई करता है, उसे हार्ट की डिसीज़ थी, तुम अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हो और तुमने अभी तक अपनी फैमिली भी इस्टेब्लिश नहीं की, तुम मेरी बातों को नहीं समझ सकते। जिसकी ये बात सुनकर न्यान को सोचने लगता है और वो ये समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इतने में उसका पेरेंट जोर से उस पुल को ज़मीन पर फेंक कर तोड़ देता है। इसके ऐसा करने की वजह से न्यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो खुद को कंट्रोल करने के लिए ज़ोर से अपनी मुट्ठी को बंद करके खड़ा हुआ था और वो अपने स्टूडेंट की उसी पिक्चर को देख रहा था। उस बॉल के टूटने की वजह से अब वो पिक्चर भी आहिस्ता आहिस्ता से डिसअपेयर होने लगी थी। इतने में जितने भी लोग उस फ्यूनरल में आए थे वो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि उनकी मेमोरीज से भी उस पर्सन की यादें डिसअपेयर हो चुकी थी। उनमें से एक पर्सन फ्यूनरल पर लिखे नाम को देखकर बोलता है, ये कौन है और यहाँ कितने ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स हैं। जिस पर दूसरा पर्सन बोलता है, मैंने उसके बारे में नहीं सुना। वैसे हमने दोपहर को क्या खाया था। ये सब कुछ होने के बाद न्यान दोबारा से अपने बॉस के सामने खड़ा था और पूछता है, क्या आपको अभी भी वो याद है। जिस पर उसका बॉस बोलता है, हाँ मुझे वो याद है, चाहे मेरे माइंड से ये नाम अरेज भी कर दिया जाए, मगर फिर भी मुझे ये याद रहेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर और यंग मैन था। इसकी ये बात सुनकर न्यान अपने फेस पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से उनसे पूछता है, अगर मैं मर गया तो क्या कोई मुझे याद रखना चाहेगा और मुझे मिस करेगा। इस पर उसका बॉस उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मैं करूँगा। जिस पर न्यान को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर न्यान वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। ठीक है, अब मैं कुछ दिन की छुट्टी लेने वाला हूँ। इसके बाद हम उसे घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने ऑनलाइन 50% डिस्काउंट पर एक मैट्रेस खरीदा था जो कि ठंडा रहता है और उसे लगा था कि हमारे मरमन को ये मैट्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिसकी वजह से हमारा मरमन भी अब उसके साथ बेड पर सो सकता है। ये सब सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और सोचता है कि ये पूरा वीक मैं उसी के साथ ही सोने वाला हूँ। इसके बाद हम उसे रूम में देखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा फोकस होते हुए उस मैट्रेस को ऑन कर रहा था। से ऐसा करते हुए हमारा मरमन भी काफ़ी क्यूरियोसिटी से उसी की तरफ ही देख रहा था। ध्यान उस मैट्रेस को ऑन करके हमारे मरमन से बोलता है, जब ये डन हो जाए तब तुम यहाँ आकर सो सकते हो। जिसकी ये बात सुनकर हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। और फिर जब वो मैट्रेस पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो हमारा मरमन उसके ऊपर लेटकर उसे चेक करने लगता है और बोलता है, ये काफ़ी कूल है। इस पर न्यान अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगा था और बोलता है, मैंने ये मैट्रेस तुम्हारे लिए ही बाय किया है क्योंकि मैं तुम्हारी लेग्स को यूज़ कर सकूं। ये मेरे लिए भी बेस्ट है। ये बोलते हुए वो जल्दी से जाकर हमारे मरमन के साथ लेट जाता है और अपनी लेग्स को हमारे मरमन की टेल के ऊपर रख देता है। ये करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था। इसके ऐसा करने की वजह से हमारा मरमन कंफ्यूज होते हुए उसकी हरकतों को ही देखे जा रहा था कि ये क्या कर रहा है। वैसे भी न्यान को हमारे मरमन के साथ सोना काफी पसंद है। न्यान हमारे मरमन के क्लोज जाकर प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आज मैं अकेले सोना नहीं चाहता, क्या तुम मुझे कंपनी दे सकते हो। जिसकी ये बात सुनकर हमारा मरमन भी ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। और वैसे भी न्याना सारा दिन काफ़ी ज़्यादा सैड था और उसे सच में हमारे मरमन की कंपनी की ज़रूरत थी। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से इसे लाइक करें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट चैप्टर, टेक केयर एंड बाय बाय।